हेलो, यूर मोस्ट वेलकम टू इजी वे टू लर्न इंग्लिश। एज यू नो, हम एक सीरीज़ चला रहे हैं एक्टिव पैसिव वॉइस की। तो आज जो हम सीखेंगे सेंटेंस, वो टेंस है प्रेजेंट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो आज हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस को हम किस तरह से पैसिव वॉइस में इन सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो देख लेते हैं पहले स्ट्रक्चर हम एक्टिव पैसिव की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के एक्टिव पैसिव की और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के पैसिव वॉइस की। पहले इन दोनों की स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस तरह से इनको फ्रेम किया जाता है। तो एक्टिव पैसिव इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस। हम क्या सीखेंगे आज? प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद इज एम आर, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस में हम यूज़ करते हैं आई एन जी। जहाँ जहाँ कॉन्टिन्यूस वहाँ आई एन जी। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और आई एन जी के साथ हम एक हेल्पिंग वर्ब जरूर लगाते हैं, जो कि हो सकती है इज बी, एम बी और आर बी। इन तीनों में से कोई भी हो सकती है, इज एम आर। एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑलवेज वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट। तो हमारे जो स्ट्रक्चर बनी वो बनी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं पैसिव की स्ट्रक्चर। पैसिव में कैसे होता है? ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जो मैंने लिखा है, ये वैसे तो हम उसको सब्जेक्ट बना देते हैं। जो हमारा इस वाले केस में ऑब्जेक्ट था, अब वो यहाँ सब्जेक्ट है, बट वो है तो ऑब्जेक्ट ही ना, तो मैंने उसको ऑब्जेक्ट ही लिख दिया है। वैसे अब वो सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में जाकर। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ये हम तीनों का यूज करेंगे, तीनों में से किसी एक का, इट इज कंपल्सरी। एंड ये वाला जो आई है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई था, उसके लिए हम लगाएंगे बी की फॉर्म बी और उसमें आई बीइंग, क्योंकि हमें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी होती है। बट जब उसमें आई लगा है तो उसकी थर्ड फॉर्म तो नहीं बनेगी, तो इसलिए हम उसको तो आई को तो बी के साथ लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर लगेगी। जैसा कि ये एक पैसिव वॉइस का रूल है कि वी ऑलवेज यूज इन पैसिव वॉइस वर्ब थर्ड फॉर्म, तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। उसके बाद जो हम एक प्रीपोजिशन यूज करते हैं बाई, और बाई के बाद जो हमने इधर के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया है, वो वाला सब्जेक्ट इधर आ जाएगा एज एन ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, राजा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब इसका जो राजा तो सब्जेक्ट है, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है आ सॉन्ग। राजा किस पर वर्क कर रहा है? सॉन्ग पर वर्क कर रहा है राजा। तो राजा एक सॉन्ग गा रहा है, तो ये वाला सब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट था इधर आके सब्जेक्ट हो जाएगा आ सॉन्ग। सॉन्ग सिंगुलर है तो इसलिए इज लेगा अपने साथ हेल्पिंग वर्ब। आ सॉन्ग इज। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो आई है, इसका जो आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, ये हम बी में यूज कर देंगे, बीइंग। देखिए पूरी स्ट्रक्चर के थ्रू, जैसे स्ट्रक्चर बनी है ना, वैसे सेंटेंस चल रहा है। आ सॉन्ग, जो सब्जेक्ट, जो इधर ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया। आ सॉन्ग इज और इसमें आई लगा दिया बी में, बीइंग। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म आ गई, संग बाय राजा। आ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय राजा। इट्स सो सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस इज शी इज राइटिंग अ बुक। तो क्या लिख रही है वो? एक बुक लिख रही है, तो बुक को हमने ले लिया एज अ सब्जेक्ट। आ बुक इज, बुक भी सिंगुलर है तो इज आ जाएगा। बीइंग रिटन, बीइंग आ गया। रिटन राइट की थर्ड फॉर्म आ गई, उसमें आई हमने यहाँ लगा दिया और इसको हमने थर्ड फॉर्म में यूज कर दिया। रिटन बाय हर। शी का ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा, दिस इज नॉमिनेटिव केस। शी नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। और अब ये आ जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस बनकर हर, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर। दे आर सेलिंग देयर कार्स। यहाँ पर जो जिसका ऑब्जेक्ट है वो कार्स है, देयर कार्स भी लगा सकते हैं, देयर कार्स। अब कार्स प्लूरल है तो इसलिए हम आर का यूज करेंगे। ये था ना इज एम आर, इज हम सिंगुलर के साथ यूज करेंगे, एम सिर्फ आई के साथ यूज होगा और आर होगा प्लूरल नाउन के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। तो जो प्लूरल होगा उसके साथ आर यूज करेंगे, जो सिंगुलर होगा उसके साथ इज यूज करेंगे। तो देयर कार्स आर बीइंग सोल्ड, सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड और ये आई बी में आ गया, बीइंग सोल्ड बाय देम। दे का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो देम, ठीक है। आई थिंक वी आर क्लियर विद इट, ठीक है। अब आगे चलते हैं निगेटिव में देखते हैं, तन्मय इज नॉट प्लेइंग हॉकी। अब तन्मय हॉकी नहीं खेल रहा है तो क्या करेंगे? हॉकी, जो तन्मय का सीधा जो इफेक्ट पड़ रहा है वो हॉकी पर पड़ रहा है, तो हॉकी नहीं खेल रहा है वो, इसको बना देंगे सब्जेक्ट। हॉकी इज
नोट जो ये लगा है इज नोट, ये अभी भी इज नोट ही आएगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पर इज नोट, आर नोट, एम नोट होगा तो वहाँ पर ऐसे ही सेम आएगा, इज नोट, आर नोट, एम नोट, जैसे इसमें लगा है। बस क्या डिफरेंसेस है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है। और थर्ड फॉर्म सेम जैसे यहाँ पर था, हॉकी इज नॉट बीइंग प्लेड बाय तन्मय, सिर्फ नोट का ही डिफरेंस है यहाँ पर कि हमने नोट लगाया, बाकी सेम जैसे हमने अफर्मेटिव बनाए थे वैसे ही हम निगेटिव बनाएंगे। प्रीशा इज नॉट डूइंग होमवर्क, होमवर्क सिंगुलर है, इज आ गया, इज नॉट बीइंग डन, बीइंग डन थर्ड फॉर्म आ गई, डन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, डन बाय प्रीशा। ठीक है, जब नेम होगा तो पूरा नेम लिख देंगे, उसका ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव केस से कोई मतलब नहीं है, जो नेम है वो एज इट इज आ जाएगा नेम। रानी इज नॉट हेल्पिंग हर फादर, तो यहाँ पर रानी किसकी हेल्प नहीं कर रही है, अपने पापा की, तो मैं इसको इस तरह भी लगा सकती हूँ, रानी इज फादर, रानी इज फादर इज नॉट बीइंग, बीइंग हमारा स्ट्रक्चर है, हेल्प की थर्ड फॉर्म आ गई हेल्प बाय हर। अब मैं यहाँ रानी भी लिख सकती हूँ और मैं यहाँ हर भी लिख सकती हूँ, बाय हर और बाय रानी, क्योंकि यहाँ पर रानी एक ही बार मेंशन है तो मैंने भी एक ही बार मेंशन कर दिया, आप 2 बार भी लगा देंगे तो इट्स नो प्रॉब्लम। ठीक है, देख लेते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्योंकि इज, एम, आर ये हमारे साइन है जो जिनसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करते हैं जिन वर्ड से, तो इससे स्टार्ट करेंगे क्योंकि सेंटेंस में इज है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो इसको हम जहां सब्जेक्ट से पहले इधर है तो सब्जेक्ट से पहले ही इधर रहेगा। इज मम्मी टेलिंग अ स्टोरी, इज हमारा क्वेश्चन बनाने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख दिया है, तो एज इट इज यहाँ भी सब्जेक्ट से पहले ही आ जाएगा, जो कि ऑब्जेक्ट था आ स्टोरी, अब सब्जेक्ट हो जाएगा इधर। इज आ स्टोरी बीइंग टोल्ड, टेल की थर्ड फॉर्म आ जाएगी टोल्ड, और आईएनजी किस में चला जाएगा, बीइंग में, बी में प्लस हो जाएगा आईएनजी, आ स्टोरी बीइंग टोल्ड बाय मम्मी। ठीक है ना। आर दे पुलिंग द कर्टेन्स, क्या वो कर्टेन खींच रहे हैं, आर दे पुलिंग, तो आर एज इट इज आ जाएगा, कर्टेन ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, यहाँ का सब्जेक्ट हो जाएगा आर द कर्टेन, बी में आईएनजी लगा देंगे, बीइंग क्योंकि हमें पुल की थर्ड फॉर्म लगानी है तो आईएनजी भी लगाना जरूरी होता है, तो आईएनजी को हम बी के साथ फिक्स कर देंगे, बीइंग पुल्ड बाय देम, देम दे का ऑब्जेक्टिव के साथ जाएगा। आर चिल्ड्रन प्लकिंग फ्लावर्स, क्या बच्चे फूल तोड़ रहे हैं, आर एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है फ्लावर्स, यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा, आर फ्लावर्स बीइंग प्लग्ड बाय चिल्ड्रन। एक मिस्टेक होती है कई बार बच्चों से, जो कि मतलब हो सकती है, क्योंकि हमें हमेशा सब्जेक्ट के बाद इज या आर लगाने की आदत होती है, हम हैबिचुअल हो जाते हैं सब्जेक्ट के बाद इज आर का यूज़ करने के लिए, इज आर वॉज वर का यूज़ मतलब अचानक से मुंह से निकल ही जाता है, तो क्या करते हैं वो, जैसे हमने आर पहले लगा दिया, अभी वो क्या बोलेंगे, आर फ्लावर्स आर बीइंग प्लग्ड, मतलब एक आर तो यहाँ आ गया, लेकिन वो भूल जाते हैं कि हमने इंटेरोगेशन के लिए उसको आर को पहले लगा दिया है, बट वो क्या करते हैं आर यहाँ भी बोलेंगे आर यहाँ भी बोलेंगे, जो कि सेंटेंस गलत हो जाता है। तो चलो आपने बना दिया एक बार, कभी भी एग्जाम में जैसे आपने बना दिया, कोई बात नहीं, कोई टेस्ट चल रहा है, एग्जाम चल रहा है, आपने कर दिया उसको, लेकिन जब आप रिवीजन करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि इस जब भी आप किसी चीज़ का रिवीजन करते हैं ना तो लिपसिंग जरूर करें, बोल बोल कर करें हमेशा, उससे क्या होता है कि गलती हमारा माइंड जल्दी से कैच कर लेता है, उस गलती को एकदम से पिकअप कर लेता है। तो जब आप बोलेंगे ना आर फ्लावर्स आर, तो आप वो मिस्टेक आपकी एकदम पकड़ में आ जाएगी, अगर आप लिपसिंग करके कर रहे हैं, अगर आप मन मन में करेंगे, साइलेंटली करेंगे, तो शायद इतनी जल्दी वो कैच ना कर पाए। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं, जैसा कि आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो गया है, अब हम करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूस, उसके बाद कंटिन्यूस में आता है फ्यूचर कंटिन्यूस, बट फ्यूचर कंटिन्यूस का हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो बन ही नहीं पाता है, इस तरह से फ्रेम होते हैं वो सेंटेंस कि हम नहीं बना पाते हैं। ठीक है, और बनाने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता उनका। तो अब हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूस। नाउ वी विल सी द एग्जाम्पल ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। राजा वॉज सिंगिंग आ सॉन्ग, पहले देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होगी, सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस अब इज की जगह हम लगाएंगे वॉज, और आर की जगह लगाएंगे वर, एंड एम की जगह ऑल्सो वॉज। मीन्स इस टेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो लगेंगी वो होगी वॉज एंड वर, और ऐसे ही जब पैसिव बनाएंगे तो वॉज एंड वर, वॉज नोट और वर नोट जब हम निगेटिव बनाएंगे। जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो वॉज से शुरू करेंगे और वर से शुरू करेंगे, डिपेंड करता है हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उस पर डिपेंड करता है कि हम वॉज लगाने वाले हैं स्टार्टिंग में बिफोर द सब्जेक्ट और हम वर लगाने वाले हैं।
ठीक है। तो राजा वॉज सिंगिंग आ सॉन्ग, तो हम जो आ सॉन्ग है यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसको हम बना लेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट, जो कि यहाँ पर था ऑब्जेक्ट। आ सॉन्ग वॉज आ गया हमारा, बीइंग आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, प्रीपोजिशन बाय आ गया और सब्जेक्ट राजा आ गया यहाँ पर। तो इट्स आई थिंक क्लियर टू यू और इजी भी है। अब तो आई थिंक आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी बनाने में। अगर मैं ये हटा भी दूँ तो आप खुद से बना सकते हैं, पर फिर भी चलिए देख लेते हैं। शी वॉज राइटिंग अ बुक वॉज बीइंग रिटन, बी में हम आईएनजी का यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पर मेन वर्ब है, मेन वर्ब की हम हमेशा यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगाएंगे। हमेशा मेन वर्ब की, जो वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी हम एक्टिव में लगाते हैं, वो हम पैसिव में जाकर उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे और जो आईएनजी है उसको बी में यूज़ करेंगे, बीइंग। दे वर सेलिंग देयर कार्स वर बीइंग सोल्ड, ये मेन पार्ट है सेंटेंस का, बीइंग सोल्ड। इसके बिना अगर ये यहाँ पर कमी रह गई, कुछ भी आपने बी छोड़ दिया, आईएनजी नहीं लगाया या सोल्ड ये थर्ड फॉर्म नहीं लगाई, आपने फर्स्ट फॉर्म लगा दी या सेकंड फॉर्म लगा दी, जैसे सोल्ड की तो दोनों फॉर्म ठीक है, सोल्ड सेकंड भी सोल्ड और थर्ड भी सोल्ड। कुछ वर्ड्स और कुछ वर्ब ऐसे होती हैं जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म डिफरेंट होती है, तो यहाँ पर आपको थर्ड फॉर्म ही लगानी है। आप कभी भी ये मत सोचना कि वहाँ किसी और को सेकंड फॉर्म में समझ लेना, कि कभी आप एक एग्जाम्पल देखा आपने और सोचा रही तो सेकंड फॉर्म और सेकंड फॉर्म ही लगा दी। यहाँ हम ऑलवेज थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे और बी के साथ आईएनजी लगाएंगे। बाय देम, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, दे का देम, और ही का ऑब्जेक्टिव केस, ही का हिम, शी का हर, दे देम, आई का मी, ठीक है ना। इट का इट ही रहता है और यू का भी यू ही रहता है। अब चलते हैं नेगेटिव की तरफ। तन्मय वॉज नॉट प्लेइंग हॉकी, तो हॉकी हमने यहाँ ऑब्जेक्ट था, हम यहाँ सब्जेक्ट बना देंगे, हॉकी वॉज। अब बिल्कुल स्ट्रक्चर के जैसे चलेंगे, स्ट्रक्चर के थ्रू चलेंगे, उनको देख लीजिए अच्छे से। स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो गई तो फिर आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी बनाने में। होमवर्क, तन्मय वॉज नॉट प्लेइंग हॉकी, हॉकी वॉज नॉट बीइंग प्लेड। मेन पोर्शन ये होता है सेंटेंस का, बाय तन्मय, बाय लगाकर हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस या जो नाउन है तो नाउन एज इट इज रख देंगे। प्रीशा वॉज नॉट डूइंग होमवर्क, तो होमवर्क यहाँ ऑब्जेक्ट था, यहाँ सब्जेक्ट हो गया। वॉज क्योंकि होमवर्क सिंगुलर पर्सन है तो उसके साथ सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम वॉज का यूज़ करेंगे। वॉज नॉट बीइंग डन बाय प्रीशा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सना वॉज नॉट हेल्पिंग हर फादर, मीन्स सना अपने पापा की हेल्प नहीं कर रही थी। सब्जेक्ट है सना और ऑब्जेक्ट हर फादर, क्या बनेगा ऑब्जेक्ट हर फादर। तो हम इसको हर फादर ना लिखकर हम इसको लिख सकते हैं सनाज फादर, बिकॉज ही इज आफ्टर ऑल हिज हर फादर, तो हम हर फादर भी लिख सकते हैं और सनाज फादर लिखेंगे तो इट विल बी द बेस्ट। सनाज फादर हमने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया है, सनाज फादर। अब फादर सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा यहाँ पर, वॉज नोट बीइंग हेल्प, बीइंग स्ट्रक्चर, हेल्प वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय हर। सना का हमने ऑब्जेक्टिव केस लगाया तो हर बन गया और हम सना भी लिख सकते हैं, बट सना इज मैंशनड ओनली वंस इन द सेंटेंस इन एक्टिव पैसिव। एक्टिव सेंटेंस वन टाइम है तो हम भी उसको वन टाइम यूज़ करेंगे, बाय हर। द वीमेन, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है WOMAN, दिस इज वुमेन, वुमेन मीन्स वन लेडी, वुमेन। इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो ये बनेगा WOMEN और इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा विमेन, वुमेन, वीमेन। वीमेन मीन्स मोर देन वन लेडीज और यहाँ पर ओनली वन लेडी, वीमेन। द वीमेन वर वॉशिंग द क्लोथ्स, अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बना वो हो गया द क्लोथ्स, किस पर, दे आर वर्किंग ऑन द क्लोथ्स, वो क्लोथ्स पर वर्क कर रही हैं तो हम द क्लोथ्स को सब्जेक्ट बना देंगे, द क्लोथ्स। अब यहाँ पर भी प्लूरल था, वर आया था, यहाँ भी प्लूरल है तो वर ही रहेगा। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, द क्लोथ्स वर बीइंग वॉश्ड बाय द वुमेन, अगर यहाँ पर एक लेडी होती, वन वुमेन होता, अब तो ये वीमेन है, अगर यहाँ पर वुमेन होता तो हम इस वाले हेल्पिंग वर्ब को देखकर यहाँ पर वर नहीं लगाते, इस वाले हेल्पिंग वर्ब को देखकर हम यहाँ पर वुमेन के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो सिंगल वन लेडी थी तो यहाँ पर वॉज लगेगा,
बट अभी इस टाइम तो यहाँ पर भी प्लूरल है और यहाँ क्लोथ्स भी प्लूरल है, तो हम वर ही लगाएंगे। बट यहाँ से हम कॉपी नहीं कर सकते हैं इस चीज़ की, इसको हमें अपने कॉमन सेंस से निकाल कर लिखना होगा कि वॉज आएगा या वर आएगा। बीइंग वॉज्ड उसका स्ट्रक्चर है बाय द विमेन। अब देख लेते हैं इंटरोगेटिव। वॉज रचना ओपनिंग द कबर्ड। वॉज से बना है क्योंकि रचना सिंगुलर है, कबर्ड भी सिंगुलर है, इसलिए कबर्ड के साथ भी वॉज आ जाएगा। वॉज द कबर्ड बीइंग ओपन बाय रचना। बीइंग ओपन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और बी में हमने आईएनजी लगा दिया। और जो हम जिस हेल्पिंग वर्ब से हम क्वेश्चन बना रहे हैं उस क्वेश्चन वर्ड को हमने सब्जेक्ट से पहले लगा दिया। वर द चिल्ड्रन प्लेइंग क्रिकेट। वर, अब देखिए यहाँ पर वर द चिल्ड्रन, वर तो आया है चिल्ड्रन के लिए क्योंकि चिल्ड्रन मोर देन वन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन क्रिकेट सिंगुलर है, तो हम क्रिकेट के साथ इस वर्ब को कॉपी नहीं कर देंगे। हम क्रिकेट के साथ इसको देखकर कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे यहाँ पर, और सिंगुलर वर्ब होगी वॉज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन नाउन है तो नाउन का नाउन एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। वर द टीचर्स अटेंडिंग द वर्कशॉप। क्या टीचर्स वर्कशॉप अटेंड कर रही थी? टीचर्स बहुत सारी थी, वर आ गया, लेकिन वर्कशॉप तो सिंगुलर है तो वॉज आएगा उसके लिए। वॉज द वर्कशॉप बीइंग अटेंडेड बाय द टीचर्स। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश तो बहुत की है, पता नहीं आपको कितना समझ आया है। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको समझ आ भी रहा है या नहीं, तो मैं उस हिसाब से आगे और अच्छा करूँ, ठीक है ना। नाउ लेट्स सी द प्रोवर्ब। प्रोवर्ब इज ट्रूथ इज़ ऑलवेज बिटर, मीन्स सच कड़वा होता है, सच्ची बात चुभती है। इट इज़ फैक्ट कि सच्ची बात चुभती है। बट महात्मा बुद्ध ने कहा था, अपने मैसेज जब उन्होंने दिया था, जब उन्हें ट्रूथफुलनेस मिली थी और उन्हें सच्चाई का ज्ञान मिला था, नॉलेज मिली थी, तब उन्होंने अपने बेटे सिद्धार्थ को ट्रूथफुलनेस का चैप्टर पढ़ाया था और उनको कहा था कि ट्रूथफुलनेस डज नॉट मीन टू नॉट टेल लाइज। ट्रूथफुलनेस का मतलब ये नहीं है कि आप झूठ मत बोलो, झूठ ही मत बोलो, मतलब झूठ से बचो, झूठ मत बोलो, उसका इट डजंट मीन। ट्रूथफुलनेस मीन्स स्पीकिंग थिंग्स दैट विल नॉट हर्ट एनीवन। वो चीज़ें बोलो जो किसी को हर्ट ना करे, मतलब किसी को, अगर आप सच भी बोल रहे हो और आपको पता है कि आपका सच, आपका जो ट्रुथ आप बोल रहे हो किसी से, वो किसी को हर्ट करेगा, उसको चुभेगा, तो बेटर होगा कि आप वो सच ना बोलो। लेकिन पता है क्या होता है, जानबूझकर विलिंगली दूसरों को हर्ट करने के लिए ऐसी सच्ची बातें और उनमें और ज़्यादा सच मिलाकर, मीन्स झूठ मिलाकर बोल दी जाती हैं ताकि सामने वाला हर्ट हो। बट ये अच्छी बात तो है ही नहीं, खैर अच्छी बात तो नहीं है, बट अगर हम सीरियसली इस चीज़ को फॉलो करें कि हम सच ही बोलेंगे, तो सच वही होता है जो दूसरों को हर्ट ना करे, वो सच होता है। वो सच नहीं होता कि हम बात को बिल्कुल सच बोल दें, चाहे सामने वाला हर्ट हो रहा हो, दुखी हो रहा हो, हार्ट फेल ही क्यों ना हो जाए उसका। दिस इज़ नॉट ट्रूथ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल बी बैक सून विद अ न्यू चैप्टर. Keep watching my videos and bye.